हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं आज जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12th के फिजिक्स का। ठीक है, उसके लिए हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसमें से कोई 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हूबहू एकदम ऑप्शन के साथ आने वाला है। तो पूरा इस पेपर को क्या कर लेना है, एकदम रट लेना है। ठीक है, इसके बाद हम एक और वीडियो अभी तुरंत अपलोड करने वाले हैं, तुरंत 10 मिनट के अंदर। ठीक है, उसको भी एक वीडियो पूरा पूरी देख लीजिएगा। बस 2 वीडियो देखिएगा ना तो आराम से आपका 20+ MCQ एकदम इसी पेपर से आने वाला है। ठीक है, तो एक जल्दी से इस पूरा पेपर को रट लेना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो पहला का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, एकदम देख लेना, एकदम पूरा पूरी रट के जाना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियमानुसार इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसको एकदम रट के एकदम पूरा पूरी जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्जेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा का दूसरा हो जाएगा। कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हमको चार्ज दिया है, क्यू का वैल्यू कितना 2 कूलम। ठीक है, और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, तो क्यू है 2 कूलम, एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये गुना में इधर जगह तो हो जाएगा भागा में, तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 2/1.6, ये वाला नीचे आ जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा फाइनली आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है प्यारे दोस्तों, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, कहता है इट्स कैपेसिटी क्या बोलता है समझिए। कहता है कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच दूरी आधी कर दिया जाए तो धारिता पर क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता होगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है वो उसका फॉर्मूला होता है ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यहाँ पे डी माने यही डिस्टेंस को क्या कर दिया जा रहा है, तो हाफ यानी कि आधा कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो कैपेसिटी में उल्टा रिलेशन है, इसको आधा करेंगे यानी 2 गुना कम करेंगे तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा। आधा करने का मतलब 2 गुना कम करना ना, तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा ना। 4 का सही आंसर इंक्रीज 2 टाइम, अरे यार इंक्रीज 2 टाइम पहला में है ना, तो वही ना इंक्रीज 2 टाइम, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है ना दोनों का, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इज, यानी कि किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होता है सर वो कितना होता है। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट होता है ना, स्थिर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये तो हम बहुत बार कराए हैं कि किसी विद्युत ध्रुव के विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव आर के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होंगे, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का वो वेरी करेगा आर के टर्म में। वो कैसे, तो देखिए सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आर के टर्म में करता है इस तरह से r³ के रूप में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है 1/r² के रूप में। ठीक है, तो पहले क्यूब रहेगा और फिर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बोला इसलिए, यही उल्टा पूछता तो ये उल्टा हो जाता। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का आंसर नंबर 4 सही होगा, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे पहले स्क्वायर है पहले क्यूब है, तो ये नहीं होगा, समझिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिएगा, सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, किर्चॉफ्स लूप रूल इज अ कॉन्जुगेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी किर्चॉफ्स का लूप रूल हम लोग किस चीज को बोलते हैं, तो सेकंड किर्चॉफ्स के सेकंड लॉ को, किर्चॉफ्स सेकंड लॉ जो होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, यानी किर्चॉफ्स का जो यहाँ पे लूप का नियम जो होगा वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के आधारित पर। यहाँ पे किर्चॉफ्स का फर्स्ट रहता तो आवेश के संरक्षण पे, तो दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक चार्ज पार्टिकल है जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो मोबिलिटी कितना होगा। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोबिलिटी बराबर होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, VD/E। तो VD का वैल्यू देखो इतना है, इसको रखेंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो यहाँ है तो इसको रखेंगे नीचे, बस भागा दे देंगे, तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, एकदम पूरा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली रट लेना है, ऐसा नहीं बाबू, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, और हिंदी इंग्लिश दोनों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन एकदम देख लेना, पूरा पूरा एकदम रट के जाना पूरा क्वेश्चन। कहता है दी मैग्नेटिक फोर्स F और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, तो उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इसमें से फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, वैसे इसको लिखना चाहें तो एक होता है ILB, है ना, ILB sin थीटा, है ना, और यही वाला जब टूटता है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 है,
उसका नंबर ऑफ टर्न्स है 100, तो कहता है कि उसमें करंट आई का वैल्यू 3.2 एम्पेयर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेंटर पर क्या होगा ना, सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर पर क्या होगा, तो इसका हम फॉर्मूला भी आपको बताए हैं। देखिए क्या बोलता है, 100 फेरे वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कुंडली जिसमें आई जो धारा है वो इतना है, इसका रेडियस देखो इतना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स देखो इतना है, तो इसमें से कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि बी का वैल्यू हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। r मतलब त्रिज्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, b हमको निकालना है, म्यू नॉट का वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे, n नंबर ऑफ टर्न 100 है यहाँ पे बैठाएंगे, i करंट आपका इतना यहाँ पे बैठाएंगे, 2 का 2 रेडियस इतना, पूरी बैठा के जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ पे इसका आंसर जो आने वाला वो आने वाला आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली आंसर बता दो। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को काटती, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही होगा, है ना। हिंदी वाले के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है, तो ये चौथा लाइन सही नहीं है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थितियों पर एक दूसरे को क्या करती है, तो काटती है, यही वाला क्या है, तो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कहता है दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना, लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट, की बार मैग्नेट है यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके अंदर में जो होता है इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो बाहर में डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ और अंदर में डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा 12 का सही होगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, ठीक है। यानी छड़ चुंबक के अंदर जो बल का चुंबकीय रेखाएं का जो दिशा होगा, है ना, वो होगा ध्रुव से, मतलब कि एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर, अंदर बाहर उल्टा रहता है, ठीक है। अगला देखिए, इसको एकदम पूरा रट लेना, कहता है किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का जो है वो √3 गुना है, तो इस स्थान पर नमन कोण क्या होगा, यानी कि दी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दी वैल्यू फॉर एंगल ऑफ डी इन द प्लेसेस। तो इसको एकदम याद कर लेना है, तो 13 का सेंस आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा 60 डिग्री, ठीक है। ज़्यादा इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला बोलता है कि क्षेत्र बी समानांतर इसके तल के साथ खड़े गए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल ये और एन फेरो की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल एन टर्न्स, एरिया जो है उसका ये है, कहता है उसका विथ द प्लेन पैरेलल टू अ फील्ड बी है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो भैया इसको समझाइए, उसको समझने का जरूरत नहीं है इसलिए उसको नहीं समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में जो प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या होगा 15 का सही हो जाएगा, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं ना। और ये आपका 2023 का पेपर है, तो इसमें से टोटल हम आपको बताएंगे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो पूरा एकदम रट के जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या में प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो अन्योन्य प्रेरण क्या होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज कर देते हैं, तो कहता है उसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N1 और N2 पर, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो इसको भी 2 गुना कर दे रहे हैं, वही ना बोल रहा है इंक्रीज 2 टाइम्स, इसको भी 2 गुना इसको भी 2 गुना, तो टोटल 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना, बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा, यानी कि 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है कि 100 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है 220 वोल्ट की बैटरी के साथ, जिसमें से फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो कहता है उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। देखो आरएमएस वैल्यू 2 तरीके से निकलता है, कहीं आपको इक्वेशन दे देगा, जैसे आई बराबर कहीं दे दिया आपको यहाँ पे 40 साइन, है ना, 200 पाई टी, कहीं इस तरह से दे देगा, तब यहाँ से निकलता है आई आर एम एस, जो निकलता है वो फॉर्मूला से निकलता है आई नॉट से, यहाँ जब आई आर एम एस निकलता है आई आर एम एस बराबर तो निकलता है आई नॉट बाय √2 से, इस तरह से कहीं दिया रहेगा तब, लेकिन जब इस तरह से ना दे के कहीं इस तरह से दे दे तब आई आर एम एस बराबर क्या होता है, समझो आई आर एम एस बराबर होता है क्या चीज़, हम समझ, जैसे होता है वी बराबर आई आर ना, तो आई आर एम एस बराबर यहाँ हो जाएगा आपका V/R, ठीक है, क्योंकि आई का आई रहेगा, आर इधर चल जाएगा, तो गुना में से भागा में हो जाएगा ना इधर, तो V/R, V मतलब कि इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, तो 220 ऊपर में रखेंगे, नीचे रेजिस्टेंस 100, तो 100 नीचे रखेंगे, 0 से 0 गया, है ना, और यहाँ पे 22 है 10 है, तो इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 2.2,
2.2 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, सही होगा, है ना। पूरा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताते जा रहे हैं, एकदम पूरा पूरी रट लेना है, ये तो एकदम रट लेना है। कहता है एलसीआर सर्किट में जो फेस एंगल बिटवीन जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच कितना होगा, यानी श्रेणी एलसीआर परिपथ में जो वोल्टेज और धारा के मध्य में जो कोण होगा tan थीटा क्या होगा, ये सब हम कोर्स में तो सब कराए हैं ना, तो इसका सही आंसर होगा पहला। लेकिन फिर भी हम 2-3 दिन में जो पढ़ के भी आप टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका भाई आ चुका है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति जो कि महत्तम होगी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका, जो पहला नंबर में आता है, नहीं गामा रे, तो गामा रे ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 19 का, ठीक है, गामा किरणें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। फोटोग्राफी इन फॉग किसका यूज करते हैं, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किस चीज़ का प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें हम लोग इंफ्रारेड रे का प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो 3-4 बार पूछा गया है कि ये वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, है ना, यानी ऑब्जेक्ट से भी बड़ा वर्चुअल इमेज कौन बना सकता है, तो सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बना सकता है, सिर्फ अवतल दर्पण ही वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, बाकी कोई भी प्रतिबिंब कभी भी आभासी और वस्तु से बड़ा कोई बना ही नहीं सकता है अवतल दर्पण के सिवा, अवतल दर्पण माने ये वाला दर्पण, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हमारे लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 21 का। अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको तीनों पढ़ के जाना है, सिंपल माइक्रोस्कोप का कैसा नेचर होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कैसा नेचर होता है, और एक और होता है आपका टेलीस्कोप का नेचर कैसा होता है। हम तीनों लिखाए हैं, तीनों ईजी है, ठीक है, और तीनों इंपॉर्टेंट है। तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ये, इमेजिनरी और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। चारों देखने में लगता है एक ही जैसा, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विथ इंक्रीज द वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा ना, यानी घटता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य में वृद्धि करने के साथ अपवर्तनांक हमेशा घटता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य कैसे बढ़ रहा है, देखिए समझिए, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो आपको पता है रेरर मीडियम में तेजी से ट्रेवल करता है तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे म्यू का वैल्यू कम होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। अगला बोलता है जो कॉन्सेप्ट होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, वो किसके द्वारा दिया गया, यानी द्वितीय तरंगाओं की अवधारणा हाइजेंस के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इसको तो एकदम पूरा ऐसी डायरेक्ट आंसर, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। कहता है दो वो वेव है जिसका इंटेंसिटी का रेशियो 9:1 है, जो इंटरफेरेंस बना रहा है, तो रेशियो जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी विल भी जो होगा वो कितना होगा, है ना। तो 25 का सही आंसर बस याद कर लेना, हो बहु आएगा तो ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, जो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है जिस चीज़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा देख लेना है। कहता है कि एक रे है जो इंसिडेंट हो रहा है किसी ग्लास पर 60 डिग्री के कोण पे, तो कहता है जो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होगा रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों, यानी परावर्तन अपवर्तन दोनों 90 डिग्री कोण बना रहा है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मटेरियल का वो कितना होगा, एकदम इसको आधी कर लेना, ठीक है। तो 26 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका √3, ठीक है, ज़्यादा दिमाग इसमें से नहीं लगाना है, हिंदी वाले थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, तो सोडियम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी यहाँ एक और होता है सीजियम का भी सबसे कम रहता है, लेकिन सीजियम ऑप्शन में ही नहीं ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन एकदम हु बहु 23 में भी पूछा है, 2023 में भी 2024 में भी हु बहु पूछा है। कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा वो यहाँ पे दे दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक का वेलोसिटी इतना है, एक मतलब एक्सेलरेट कर रहा है इतना वेलोसिटी से और एक इतना वेलोसिटी से, तो v1 का वैल्यू इतना है और v2 का वैल्यू इतना है। तो इसका एकदम ट्रिक है, मतलब उतना लंबा नहीं बताना है, ट्रिक होता है इसका √v2 डिवाइडेड बाय v1, तो √v2 का वैल्यू है 36 और v1 का वैल्यू है 25, तो रूट के बाहर जाएगा तो 36 6 बन जाएगा और 25 5 बन जाएगा, तो 6/5, तो 28 का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आपका 6/5, है ना, 36 6/5, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, 6/5। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है बोहर्स का मॉडल जो है चारों में से कौन है, उस जो बात कहा गया बोहर साहब ने वो किस में है, तो यही बोला पहला ही कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, और इसी चीज़ को हम लोग दूसरा भाषा में बोलते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, तो h/2π का, तो दोनों बात सेम है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है माने NH/2π, ठीक है, दोनों बात सेम है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या होगा, सही होगा, है ना। यानी कि जो परमाणु का बोहर मॉडल है वो मानता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग हमेशा क्वांटीकृत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो पर मीटर होता है, प्रति मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा 30 का क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है जो मीन लाइफ है रेडियो एक्टिव सैंपल का वो 100 सेकेंड है, तो कहता है इसका हाफ लाइफ क्या होगा। तो इसका हम फॉर्मूला बताएं, टी हाफ बराबर जब निकालना रहेगा तो मीन लाइफ कितना है, मीन लाइफ आपका 100 इंटू मीन लाइफ इंटू हम गुना कर देंगे 0.693 से। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 69.3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। ठीक है, यानी एक रेडियो एक्टिव नमूने का औसत आयु जो है वो 100 सेकंड है, तो उसका अर्ध आयु क्या होगा, तो इतना होगा। कैसे, वो सॉल्व करके भी बता दिए, ये तो ईजी है। कहता है एक एलिमेंट दे दिया है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास 226 है, तो इसमें से कौन सही है। तो जाहिर सी बात है कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन 88, इलेक्ट्रॉन भी 88, तो खोजेंगे किसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 88 है। यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन 88, तो ये गलत है। हाँ, प्रोटॉन यहाँ पे 88 है, तो ये सही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन 88, तो ये सही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो गलत है। अब इन दोनों में से हमको देखना है कि कौन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन है कितना, 88, तो प्रोटॉन यहाँ पे है 88। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 88, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ प्रोटॉन दे दिया 226, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसका, तो दूसरा तरीका है कि आप निकाल लीजिए सब कुछ। दूसरा तरीका है कि आप निकाल लीजिए, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 88 है, इसका एटॉमिक मास जो है 226 है, तो सब कुछ निकाल लीजिए। तो प्रोटॉन हो जाएगा सबसे पहले 88, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 88, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ दोनों निकल गया, है ना। तो यहाँ पे अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन का वैल्यू, तो खाली निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास 226 में घटाएंगे 88, तो आएगा 138। कितना आएगा, 138। तो तीनों चीज़ निकल गया, न्यूट्रॉन्स भी निकल गया। तो न्यूट्रॉन्स 138 किस में है, तो न्यूट्रॉन्स 138 खाली इसमें है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। और प्रोटॉन 88 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, है ना। तो दो तरीका है, जैसा मन है आपको मारिए, लेकिन ये वाला तरीका अच्छा है, सब कुछ पहले निकाल लो, है ना, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कैसे पता चल गया ना। अगला जेनर डायोड फंक्शन इन, तो आपका जेनर डायोड जो फंक्शन करता है वो हमेशा किस बेस में करता है, तो ये हमेशा जेनर डायोड जो फंक्शन करता है वो आपका यहाँ पे रिवर्स बेस कंडीशन में करता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर आपका सही होगा। ठीक है, हम लिखाएं भी, जब फॉरवर्ड बेस हम लोग लिखा रहे थे तब आपको बताएं कि यहाँ पे इस तरह से आता है, ये आपका जेनर डायोड यहाँ पे होता है। जेनर डायोड यहाँ पे लिखा है, जेनर वोल्टेज यहाँ पे VZ लिखाए हैं ना। जब फॉरवर्ड बेस बताएं तब यहाँ पे लिखा है नी वोल्टेज, तो दोनों चीज़ लिखा है, तो ये रिवर्स बेस में काम करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, यानी जेनर डायोड कार्य करता है पास्ट बायस की स्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, लेकिन यहाँ पे कहीं रहता सुचालक तो उसका बढ़ता है। दोनों एकदम याद रखना है। अगला है 35 नंबर और लास्ट इस वीडियो के लिए। ठीक है, एक और वीडियो अभी तुरंत आएगा, एकदम 5 मिनट के अंदर आएगा। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिएगा, दोनों को रट के जाइएगा और आराम से 20+ को सही करके आइएगा। बाकी पहले वाला वीडियो देखेंगे तो 25 में 25 बनाइएगा। ठीक है, अगला एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म व्हेन डॉप्ड एटम। देखो एन है, एन मैंने नेगेटिव है, और नेगेटिव हम आपको ट्रिक बताएं। नेगेटिव माने कि हीरो का नाम, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये सब चीज़ें। ठीक है, और ये सब जो होता है वो P मैंने 5 यहाँ पे देख लो, तो ये पेंटावैलेंट होना चाहिए। एन टाइप मैंने पेंटावैलेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही हो जाएगा 35 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 35। एकदम पूरा पूरी इसको रट के जाना है। इसमें से हम तो बोले कितना 10 गो आएगा ना, 5 गो एकदम फिक्स आएगा, माने एकदम 100% गारंटी है। ठीक है, तो पूरा पूरी रट के जाना है इसको, और टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हर बार चीज़ें रिपीट करता है। एक वीडियो तुरंत अभी आने वाला है 2 मिनट के अंदर।